जलसाए सालाना के सामान के दिन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मेरे साथ मौलाना मोहम्मद अमर राशिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इस जलसा सालाना 2019 के मौका पर हम उनकी मालूमात से कुछ उनकी नसीहत से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कीमती वक़्त से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर हमें दें और मेरी ख्वाहिश है कि मैं चंद चीज़ें उनसे मालूम करने की कोशिश करूं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब, मेरी कुछ सवालात हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जी। आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपके ख़ानदान में अहमदियत कब से आई? जी, मेरी पैदाइश जो है वो तो चनियोट की है। चनियोट से महाराज चनियोट शहर नहीं है बल्कि उसके साथ एक गांव था रायचंद, वहाँ मैं पैदा हुआ 1963 में। जो लिखी हुई है उस ज़माने में तारीख महफूज तो नहीं करते थे, आपको पता है तारीख़ पैदाइश, लेकिन जो कागज़ों में चली आ रही है वो 3 अक्टूबर 1963 है। और अहमदियत जो है वो हमारे दादा जान कादियान के पास एक गांव था नंगल। तो हमारे दादा जान हज़रत मसीह मौद के सहाबी थे और हमारी दादी जो है वो भी हज़रत मसीह मौद की सहाबिया थी, उस ज़माने में ईमान लेके आई थी। और मेरी अम्मी के दादा जान जो है वो अहमदी हुए थे, माशाअल्लाह। वो डेरा गाजी खान से थे। और इस तरह हमारे ख़ानदान में जो है दोनों तरफ से वो अहमदियत आई। माशाअल्लाह। आपको कब और किस तरह वक्फ़ करने की तहरीक पैदा हुई? वक़्फ़ जो मैंने असल में जो तहरीक पैदा हुई दिल में, वो तो इस तरह के हमारे घर में हमारे वालिद साहब जो है उनकी पहली बीवी थी जो फौत हो गई हुई थी, और हमारी वालदा जो है दूसरी बीवी थी उनकी ना। तो पहली बीवी से 2 बच्चे थे, एक हमारे बड़े भाई और एक हमारी सिस्टर। तो उनकी जो खाला हैं, उनकी खाला वो लोग बिहार से थे, वो हमारे घर आया करती थी और हमारी अम्मी के साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगाया करती थी। वो रवा में रहते थे, हम चिन्नौर में रहते थे। और होता यह था कि मेरी वालदा को उर्दू नहीं आती थी और उनको पंजाबी नहीं आती थी ना, तो वो आपस में बातें करते थे, मतलब कुछ मिक्स करके, उर्दू पंजाबी मिक्स करके। तो मैं बच्चा था, 6ठी 7वीं में पढ़ता हूँगा, तो जैसे बच्चों को तजस्सुस होता है, मुझे उनकी गुफ्तगू पे अंदर से आती थी हंसी आती थी ना, कि ये क्या बात है, किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं। क्योंकि हम स्कूल में जाते थे, हमें उर्दू आती थी, वालदा को नहीं आती थी। तो वो जो मिक्स करके गुलाबी किस्म की उर्दू वो बनाते थे, असल में मैं उसको सुनता था। लेकिन वो बातें जो कर रहे होते थे वो ये थी, फ़लाँ मुरब्बी फ़लाँ इलाके में गया, उसने ये कुर्बानी की, फ़लाँ गया उसने ये की, इस किस्म की उनकी बातें होती थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये मुरब्बियान जो हैं ये तो बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त कोई चीज़ हैं, क्या मतलब है, बहुत बड़े क्या हीरो हैं। तो उस वक्त मेरे दिल में ये एक तहरीक पैदा हुई कि मुझे भी मुरब्बी होना चाहिए। बेस ये है। और इससे मैं बड़ा बस सोचता हूँ कि देखें, घरों में जो गुफ्तगू होती है उसका बच्चों पे कितना असर होता है। मैं शो ये करता था कि मैं गोया खेल रहा हूँ, लेकिन असल में मैं उनकी बातें सुन रहा था, खेलना नहीं रहा होता था, शो में यही कर रहा होता था। फिर उसके बाद मैं जब 10वीं क्लास में गया, तो आपको पता है रब्बा में मैट्रिक जो तालिब इल्म पास करते थे पाकिस्तान में, उनके लिए एक तरबीती क्लास होती थी, गालबन 2 हफ्ते की मेरा ख्याल हुआ करती थी। मैं वहाँ गया, वहाँ माहौल देखा, मेरे दिल में एक तहरीक पैदा हुई। तो मैंने अपने आप को वक़्फ़ के लिए पेश किया। लेकिन मैं उसके बाद मैट्रिक करने के बाद जब रिज़ल्ट आया, मेरे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक पास किया था। तो मैंने ये सोच के भी अच्छा क्या कहते हैं, FSC करते हैं, वक़्फ़ तो है ही है, बाद में जमात की खिदमत करेंगे। मैं हमारा चला गया कॉलेज, TI कॉलेज रब्बा में चला गया। वहाँ से एक दिन मैं अंसारुल्लाह का इज्तिमा था, वहाँ गया तो खलीफा सालिस रहमहुल्लाह तशरीफ़ लाए। हुज़ूर ने ख़िताब फरमाया और हुज़ूर ने फरमाया कि आप मुझसे मुरब्बियान मांगते हैं, लेकिन इस दफ़ा टोटल 11 लड़के आए हैं, उनमें से 3 की 3rd डिवीज़न है, वो 3 तो मैंने रखने नहीं, बाकी रह गए 8, मैं उनको कहाँ कहाँ तकसीम करूँ। तो मेरे ज़हन में
अल्लाह ने ये बात डाली कि बसा औकात बंदा अपनी ख्वाहिश से काम करता है, नेकी का काम, उसका भी सवाब है। लेकिन बसा औकात खुलफा एक बात करते हैं कि हमें ज़रूरत है और उस पर लब्बैक करने का बहुत ही सवाब है। तो मैंने खलीफा सालिस रहमतुल्लाह की खिदमत में ख़त लिखा कि हुजूर मेरे इतने नंबर हैं, ये मेरी तालीम है, तो मुझे जो हुक्म हो। तो हुजूर ने फरमाया कि जामिया चले जाएँ। तो इस पे मैं फिर जामिया चला गया। मतलब मुख्तसर ये वो इंटरव्यू हुआ, ये वो तो और कहानियाँ, लेकिन मैं फिर जामिया, ये 1980 में मैं फिर जामिया में दाखिल हो गया। अच्छा, तो इस तरह आपकी तो फिर मुलाकात भी हुई होगी खलीफा सालिस रहमतुल्लाह के जी साथ। जी जी तो कोई उनकी यादगार बात जो आपके ज़हन में महफूज हो गई हो? जी, हुजूर के साथ मुलाकात तो मतलब मुतअद्दिद बार हुई, लेकिन जामिया में जाने के बाद जब हमारी क्लास की मुलाकात हुई तो हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया जो मेरे लिए भी मशले रहा है, हर अहमदी के लिए। हुजूर ने फरमाया अपने रब से बेवफाई नहीं करनी, ठीक है ना, बाकी तो सब हो, लेकिन अपने रब से बेवफाई नहीं करनी। तो जो बुनियादी चीज़ है, जो मतलब है, जो मेरे लिए भी जिसमें एक मशले रहा है, हर अहमदी के लिए है कि रब से बेवफाई नहीं करनी। तो जामिया ख़त्म करने के बाद आपकी पहली तकर्री कहाँ पर हुई? जामिया जो जब अभी खामसा में ही था, यानी जामिया के 6ठे साल में, तो मेरी मंजूरी आई टर्किश ज़बान सीखने के लिए। तो फिर जामिया मैंने 80 में जामिया में दाखिल हुआ था। 87 में 7 साल बाद जामिया पास किया। जामिया का तरीक़ा यह है कि 30 जून को वो आपको फ़ारग करते हैं। 7 साल मतलब 30 जून को फ़ारग करते हैं। 30 जून 87 को मैं जामिया से फ़ारग हुआ और मेरी पहली ड्यूटी लगी कि आपने टर्किश ज़बान सीखनी है। और उस वक्त रब्वा में मौजूद थे हमारे मुरब्बी सिलसिला डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान साहब, और वो तुर्की से PhD करके आए हुए थे टर्किश ज़बान में। तो उनके पास जाके मैं कुछ अर्सा टर्किश सीखता रहा। और टर्किश तो है ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने टर्किश के शायद थोड़ी सिखाई, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात जिस वो बहुत मेरे बाद में काम आए, वो उन्होंने मेरे साथ बहुत शेयर किए। अच्छा। और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर इस्लामाबाद थोड़ी सी सीखी। फिर मैं हसाब के खलीफा राबे रहमतुल्लाह के इरशाद पे 17 फरवरी 89 को मैं तुर्की चला गया और मैं 11 साल तक मैं उधर रहा। फिर माशाल्लाह 2000 तक 2000 तक माशाल्लाह। तो जैसा कि ज़बान के सिलसिले में अब तुर्की ज़बान की बात हो रही है, तो उसमें आपको मुश्किलात तो बहुत आई होंगी शुरू में जब आपकी तकर्री हुई तुर्की में। शुरू में वो तो ज़माना आजकल का नहीं है कि आपके लिए जो व्हाट्सएप मौजूद है, क्या कहते हैं, ये जो स्काइप मौजूद है और सहूलतें मौजूद हैं। आप कहीं चले भी जाएं तो एहसास नहीं होता कि अपने अजीज़ों से, रिश्तेदारों से दूर है ना। उस ज़माने में तो कम से कम पाकिस्तान में रब्वा वगैरह में तो टेलीफोन भी किसी घर में होना एक मौजज़ा ही होता था ना, बड़ा मुश्किल काम था। जी बिल्कुल। तो ख़त किताबत से ही था अगर किसी से आप कोई रब्ता कर लें। तो उस वजह से जब मैं शुरू में आया तो इसमें कोई शक नहीं, बड़ी उदासी होती थी, पीछे खारी याद आता था। इवन यहाँ तक कि मैं जब तन्हा होता था तो मुझे मतलब रोना भी आता था, जो सीधी बात है। 25-26 साल मेरी उस वक्त उम्र थी। और फिर लेकिन अल्लाह ताला ने टाइम के साथ साथ वहाँ अपने फजल से मेरे ज़रिए जमात भी बनवाई। और फिर जैसे जैसे जमात बनती गई मुझे दोस्त मिलते गए बड़े अच्छे, मुखलस, वफादार, और फिर वो सूरत हाल नहीं रही। माशाल्लाह। अब मेरा एक स्विट्ज़रलैंड की जमात के मुतल्लिक़ सवाल है जी जी कि जैसा कि हजूर अक़दस ने आपको मुबल्लग इंचार्ज बनाकर स्विट्ज़रलैंड में भेजा, और चूँकि जर्मनी जमात जो है वो बहुत बड़ी है, तो आपने स्विट्ज़रलैंड की जमात को कैसे पाया? और स्विट्ज़रलैंड की जमात के मुतल्लिक़ अगर कोई चंद अल्फाज आप अपने तजुर्बा के हिसाब से बयान फरमा दें। जी, जज़ाकल्लाह। मैं जी 2000 तक तो मैंने बताया ना, 89 से 2000 तक मैं तुर्की में रहा। जी। फिर मेरी तकर्री जर्मनी में हो गई। जर्मनी में जो है वो मैंने 2000 से मेरा ख्याल 2000 से 2013 तक मैं फील्ड में रहा। 2013 से 2017 तक जामिया अहमदिया में मैं पढ़ाता रहा। और इसके अलावा वहाँ जर्मनी में मुझे टर्किश डेस्क में भी काम करने का मौका मिलता रहा तुर्की ज़बान की वजह से।
फिर 2017 में मैं 5 फरवरी 2017 को इधर आ गया और मैं फरवरी में ही मेरी तुर्की तकर्री हुई थी और माशाल्लाह। फरवरी में ही मेरी इधर स्विट्ज़रलैंड में तकर्री हुई। 5 फरवरी को मैं आया था 2017 को। और जब मैं बहरहाल मेरी तकर्री हुई मिशनरी इंचार्ज के तौर पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो मुझे खौफ भी था, दुआ भी करता रहा और सीधी बात है वो दुआ में यही करता रहा कि अल्लाह में बोझ ना ही पड़े। लेकिन बहरहाल हुक्म था सब का, आ गया। फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी जमात में यहाँ मुझे कोई 2.5-3 साल काम करने की। मैंने जमात को अमूमी तौर पे मुखलिस पाया। अल्लाह मियां ने मसीह मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह फ़िदाई बंदे दिए हुए हैं, मुखलिसीन दिए हुए हैं, बड़े प्यार करने वाले मैंने उनको पाया। बात समझाएं तो समझने वाले दोस्त हैं। मेरा मतलब ये तजर्बा, कमज़ोरियाँ हर इंसान में होती हैं, उनसे तो इंसान जो है उसको छुटकारा नहीं है। लेकिन मैंने इतनी छोटी जमात और इस जमात छोटी हो या बड़ी, हर किस्म के काम वहाँ हो रहे होते हैं। और छोटी जमातों में बल्कि वो मुश्किल होता है टीमें तश्कील देना। मसलन आज ये जलसा ही हो रहा है तो तश्कीलात जो है वो तो सारी वही हैं, सारे वो जो क्या कहते हैं ऑफिस जलसे के तो सारे वही हैं ना। लेकिन इतने थोड़े बंदों के साथ काम करना, जान फिशानी के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ, मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था स्विट्ज़रलैंड की जमात में। मैंने जमात को मुखलस पाया हर फील्ड में, मतलब कुर्बानी करने वाली जमात है। अल्लाह में मज़ीद जमात को तरक्की दे, यहाँ के दोस्तों को इखलास में तरक्की दे, बरकत दे। स्पेसिफिक अगर कोई पूछना चाहते हैं कि किस फील्ड के बारे में, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, वरना मेरा अमूमी तासर तो यही है। क्योंकि अब आपके ये तासरात हम इस जलसा सालाना 2019 के मौका पर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी। तो ये आपका दूसरा या तीसरा जलसा है? तीसरा जलसा जी। तीसरा जलसा है यहाँ पे। जी जी। तो पहले जलसों की बनिस्बत इस दफ़ा जबकि इस दौरान आपकी दोबारा पोस्टिंग जर्मनी हो चुकी है, तो इस दफ़ा आपने कैसा पाया? देखें, इस जलसे को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जलसा जो है वो तो हर साल ही अलग वजह से वो तरक्कियाँ लेके आता है। इस दफ़ा हमारे यहाँ जो जलसा है, मसलन रेडियो पहली दफ़ा मुतारफ़ हुआ है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि जलसा जो है उसमें दोस्तों ने जिस मेहनत का, मसलन मेरे लिए पिछले सालों में मैं अफसर जलसा गाह था और मैं ख़ुद भी आ जाता था, लेकिन इस दफ़ा वो मेरी को ट्रांसफ़र हो गई थी और मैं यहाँ था नहीं बाद वजूहात की बिना पे। तो मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा कि सब कुछ तैयार है, तो मेरे दिल से दुआ निकली। मुखलिस दोस्त थे ना, तो उन्होंने कर दिया। जमात में जो एक और चीज़ मैंने देखी कि जमात निज़ाम के लिहाज से पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल से उसकी एक वजह कुछ यूँ भी है। मैं क्योंकि जर्मनी से आया था, बड़ी जमात थी और जर्मनी में कसरत के साथ खुलफा आते हैं और बड़ी जमातों में फिर मसाइल भी पैदा होते हैं, फिर उनके हल ढूंढे जाते हैं, वो खुलफा हमें हल देते हैं। लेकिन छोटी जमातों में तो उसका सिर्फ बार खुलफा का आना जाना भी नहीं होता और उस तरह मसाइल भी सामने नहीं आते कि ये मसला पैदा हुआ इसका क्या हाल है, ये पैदा हुआ इसका क्या हाल है। तो यहाँ जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि निज़ाम के बाज़ पहलुओं से, मतलब बाज़ बातें सीखने सिखाने वाली हैं। तो मैंने जब भी जिस सतह पे यहाँ बात की तो अल्लाह ताला हर एक को जज़ाए खैर दे, हर एक ने उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर अमल किया। ये बुनियादी मोमिन की जो शान है, उसमें ज़ैली तंजीमें भी शामिल हैं, उसमें जमाती निज़ाम भी शामिल है। और बुनियादी बात जो मैंने की, जो हमने खुलफा से पढ़ी, सुनी, सीखी कि ये जमाती निज़ाम भी कायनात के निज़ाम की तरह है। हर एक का एक दायरा है, अपने दायरे में रह के काम करना सीखना जो है, इसी में बरकत है। अपने दायरे से निकलेंगे तो टकराव हो जाएगा और उसके नतीजे कायनात में भी अगर अपने मदार से निकल जाए कोई भी चीज़ तो वो फिर टकराव होता है ना, तो यहाँ भी टकराव हो जाता है। तो उसके नतीजे ये भी एक जो जमात में एक यहाँ बेहतरी आई है, ये भी उसको मैंने फील किया। तो ये मतलब पता नहीं और क्या बात।
वैसा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके बहुत कीमती टाइम का, क्योंकि हमें पता है कि आपके ऊपर काफ़ी जो है ज़िम्मेदारियां हैं। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं अभी लेना चाहते, लेकिन आखिर में हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि, और ये आइज़ाना दरख्वास्त जो है ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरी जमात की तरफ से हम आपको करना चाहते हैं इस मौका पे, कि आप स्विट्ज़रलैंड की जमात को अपनी दुआओं में याद रखें और गाहे बगाहे स्विट्ज़रलैंड को भी याद रखें। इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इंशाल्लाह यहाँ ये 2.5-3 साल में प्यार मिला, बाकी तो जो हुक्म होता है उस पर हमने अमल करना ही होता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह सभी दोस्तों को जज़ाकल्लाह। सलाना के सामा